हेलो बच्चों। कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 2 मानव जनन के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में अध्याय 2 मानव जनन के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लिए गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और जितने भी इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते थे, सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से वीडियो देखें। इसमें सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन वन लाइनर में कवर किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं की गति किसके द्वारा होती है? तो आपको पता होना चाहिए, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु की जो गति होती है, सबसे पहले देखें हम कि जनन के लिए एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। जो लैंगिक जनन होता है, यहाँ हमें इस अध्याय में पढ़ना है मानव जनन। तो हम देखेंगे कि मानव जनन में जो जनन होता है, उसमें नर और मादा, एक नर की आवश्यकता होगी, एक हमें मादा की आवश्यकता होगी। तो जो नर होता है, नर से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, नर में शुक्राणु होते हैं। और जो मादा होता है, उसमें अंडाणु होते हैं। क्या होंगे? मादा में अंडाणु होते हैं। तो जो नर का शुक्राणु है, जो नर का शुक्राणु रहेगा, वो लगभग इस टाइप का रहेगा। तो जो शुक्राणु है, इसकी जो गति है, वो किसके द्वारा होती है? तो हमें बताना है कि शुक्राणुओं की जो गति होती है, वो किसके द्वारा होती है। तो शुक्राणुओं की जो गति होती है, वो फ्लैजिला के द्वारा होती है। जो शुक्राणु की पूंछ होती है, उसके द्वारा उसकी गति होती है। तो शुक्राणुओं की गति किसके द्वारा होगी? फ्लैजिला के द्वारा होगी, याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। तो जो सेमनीफेरस नलिकाएं होती हैं, ये मानव के वृषण में पाई जाती हैं। मानव का वृषण होता है, जो नर का जो जनन अंग है, उसमें जो वृषण पाया जाता है, नर के जनन अंग में दो जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। और जो वृषण होता है, उसके अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इन वृषणों के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होगा। और जो वृषण की संरचना होती है, वो नलिकाकार होती है। बहुत सी नलिकाएं उसमें पाई जाती हैं। तो वृषण में जो नलिकाएं पाई जाती हैं, उन नलिकाओं को हम सेमनीफेरस नलिकाएं कहते हैं। तो जो सेमनीफेरस नलिकाएं होती हैं, ये किसमें पाई जाती हैं? यह वृषण में पाई जाती हैं। याद रखना है कि सेमनीफेरस नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो यह वृषण के अंदर पाई जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो स्तनी जो होते हैं, उनका जो निषेचन होता है, ये फैलोपियन नाल में संपन्न होता है। कहाँ पे? फैलोपियन नाली में होता है संपन्न। आपको पता है, मादा के अंदर जो गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय के पास में फैलोपियन नाल होती है। वहां पे निषेचन संपन्न होता है। निषेचन क्या कहलाता है? नर युग्म मतलब शुक्राणु और मादा युग्मक माने अंडाणु। तो नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु के जो मिलने की क्रिया है, उसी को हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्या हुआ? जो अंडाणु होता है, उसमें शुक्राणु आ जाए, इसके अंदर समझ में आई? मतलब जे अंडाणु है, इसके अंदर यदि शुक्राणु आ जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। तो जो स्तनी होते हैं, उनमें जो निषेचन होता है, वो कहाँ होता है? फैलोपियन नाल में होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवीय काय बनते हैं? तो एक अंडाणु के निर्माण में 3 ध्रुवीय काय बनेंगे। कितने ध्रुवीय काय बनेंगे? 3 ध्रुवीय काय बनेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, अपनी ही तरह के नई पीढ़ी के जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अपनी ही तरह के जो जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया कहलाती है, वो प्रजनन कहलाती है। प्रजनन के द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी नए जीवों का जन्म होता रहता है। तो क्या कहलाएगी? अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की उस विकासीय अवस्था का नाम बताइए जिसमें भ्रूण गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होता है। तो जो भ्रूण होता है, वो गर्भाशय की दीवार में
प्रत्यारोपित होता है तो उस अवस्था का नाम बताना है, तो वो अवस्था है हमारी फीटल अवस्था। कौन सी अवस्था है? फीटल अवस्था। आपको पता होना चाहिए कि जो मनुष्य होता है, जो फेलोपियन नाल में उसका निषेचन होता है, उस निषेचन के बाद वहां पे कुछ फेलोपियन नाल में ही कुछ कोशिकाएं बनेंगी, और जब कुछ कोशिकाएं बन जाएंगी उसके बाद जो जाइगोट होगा, वो कोशिकाएं होंगी, वो आके जो गर्भाशय में है वहां पर रुक जाएंगी। तो इसी अवस्था को, जो अवस्था होती है कि जो दीवार में प्रत्यारोपण होता है, उसी को हम फीटल अवस्था कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, कंकाल पेशी का विकास किससे होता है? तो जो कंकाल होता है मानव का, उस जो कंकाल में जो पेशियां पाई जाती हैं उनका विकास एक्टोडर्म से होता है। किससे होगा? एक्टोडर्म से कंकाल पेशियों का विकास होगा। याद रखना है, कंकाल पेशियों का विकास जो है वो एक्टोडर्म से होगा। अगला अगला क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का सांद्रण कहाँ होता है? तो जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण में बनते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु वृषण में बनते हैं। और जो शुक्राणु हैं, इनका जो सांदन कहाँ होता है? तो एपिडिडाइमिस जो नलिका है, तो एपिडिडाइमिस नलिका में इनका सांदन होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के शरीर का भ्रूण के शरीर पर रोगों का विकास किस माह में होता है? तो जो भ्रूण होता है, माँ के पेट में जो भ्रूण बनता है, उसके 4 माह के बाद उनमें रोगों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, वृषण में किस कोशिका द्वारा लिंग हार्मोन निर्मित होता है? तो वृषण में किस कोशिका द्वारा लिंग हार्मोन निर्मित होता है? तो जो लिंग हार्मोन है वो शुक्राणु है, और शुक्राणु वृषण में बनते हैं, अभी हम बता चुके हैं। तो ये किस कोशिकाएं बनते हैं? तो यह अंतराली कोशिकाओं में बनते हैं। किसमें? अंतराली कोशिकाओं में बनते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, नर मानव में यौनारंभ किस हार्मोन द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो नर में जो यौनारंभ है, मतलब जो लड़के होते हैं, उनमें कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है यौनारंभ को दर्शाने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन है, हाथी का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो जो हाथी का औसत गर्भकाल है वह 641 दिनों का लगभग होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से यदि देखें मानव का गर्भकाल कितना होता है? तो लगभग 270 दिन का। यदि 9 माह भी हो सकता है, 270 दिन भी हो सकते हैं। आइए अगला को देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है, जायगोट से मारूला बनने की क्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो जायगोट से जो मारूला बनता है, उसके बनने की क्रिया को विदलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदलन। मारूला का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है जायगोट से, उसको हम क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं के द्वारा अंडाणु के कोरोना रेडिएटा में प्रवेश करने के लिए कौन सा प्रक्रिया स्रावित किया जाता है? तो जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु के अंदर जब प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के लिए उनकी जो परत होती है कोरोना रेडिएटा में प्रवेश करने के लिए, उसको कौन सा प्रकीर्णक स्रावित किया जाता है जिससे वो उसके अंदर प्रवेश कर सके, शुक्राणु जो है अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सकते। तो इसके लिए स्पर्म लाइसिन क्या है? स्पर्म लाइसिन स्रावित किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, ग्रेफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अंडोत्सर्ग कहलाएगी। क्या? अंडोत्सर्ग कहलाएगी। अंडाणु के बाहर निकालने की प्रक्रिया कहाँ से निकलता है बाहर? ग्रेफियन फॉलिकल से। कहाँ पे? ग्रेफियन फॉलिकल से। जब अंडाणु अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया है जो क्या कहलाएगी? अंडोत्सर्ग कहलाएगी। आइए अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन कराता है? तो गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण का पोषण है वो अपरा कराता है। अपरा के माध्यम से ही गर्भाशय के अंदर, माँ की गर्भाशय के अंदर भ्रूण को पोषण मिलता है। तो किसके द्वारा? अपरा के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन है, मानव में दांत मानव में आंत का वृषण कोषों में उतरने की क्रिया किस रोगों के नाम से जानी जाती है? तो इसको हॉयनिया के नाम से जानते हैं। किसको? हॉयनिया के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक 50 वर्षीय स्त्री का रज चक्र समाप्त होना क्या कहलाता है? तो एक 50 वर्षीय स्त्री का जो रज चक्र है समाप्त होना रजोनिवृत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रजोनिवृत्ति कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, यौवनारंभ पश्चात मनुष्य में कौन सा युग्मनज जीवन पर्यंत चलता रहता है? तो जो नर होते हैं, नर में जो शुक्राणु होता है वो जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। यौवनारंभ के समय स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो जीवन पर्यंत चलते हैं। तो क्या है? शुक्राणु जनन जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, गैस्ट्रोला के मध्य जनन स्तर को किस नाम से सूचित किया जाता है? तो गैस्ट्रोला के मध्य जनन स्तर को मीसोडर्म के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मीसोडर्म के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, निषेचन का संबंध किससे है? तो निषेचन का जो संबंध है वो नर युग्मक केंद्रक का मादा युग्मक केंद्रक से जुड़ना क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, विदलन गुहा का निर्माण दर्शाता है। तो विदलन गुहा का जो निर्माण है वो कोरक कंदुक प्रावस्था को दर्शाएगा। कोरक कंदुक प्रावस्था को क्या दर्शाएगा? विदलन गुहा का निर्माण। आइए अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक दवाओं का क्या काम होता है? तो जो गर्भ निरोधक दवाएं होती हैं वह अंडाशय से अंडोत्सर्ग रोकना होता है। क्या? अंडाशय से अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं, जिससे कि जो शिशु पेट में नहीं आ पाए, गर्भाशय में शिशु नहीं आ पाए। आइए अगला क्वेश्चन है, सैटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सैटोली जो कोशिकाएं होती हैं वो वृषण में पाई जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, शिशु जन्म के समय किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो शिशु का जब जन्म होता है तो उसके समय रिलैक्सन हार्मोन्स का स्रावन होता है। कौन सा? रिलैक्सन हार्मोन्स का स्रावन होता है शिशु जन्म के पश्चात। आइए अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जन्म के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में कितने शुक्राणु बनेंगे? तो इसमें 96 शुक्राणुओं का निर्माण होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस उदाहरण है। तो नर युग्मक जनन का जो उदाहरण है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, अंडाशय की जनन कोशिकाओं द्वारा अंडाणुओं की बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अंड जनन कहलाती है। अंडाशय में जो अंडाणुओं का निर्माण होता है वो अंड जनन कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले विदलन होगा, उसके बाद मोरूला होगा, उसके बाद ब्लास्टुला होगा, उसके बाद गैस्टुला होगा। तो विदलन, फिर मोरूला, फिर ब्लास्टुला और सबसे लास्ट में गैस्टुला होगा। तो यह क्रम सही है। अगला, किसके प्रभाव से शुक्रजनन का नियंत्रण होता है? तो FSH के प्रभाव से, FSH जो नलिका है हार्मोन्स है, इसके प्रभाव से शुक्रजनन का नियंत्रण होता है। किसके प्रभाव से? FSH के प्रभाव से। आइए अगला क्वेश्चन है, मानव नरों के शुक्रिय प्रादब्य में किन दो की भरपूर मात्रा होती है? तो मानव नरों के जो शुक्रिय प्रादब्य है उसमें फैक्टोज और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय की निकटतम होती है? तो फैलोपियन जो नलिका का कौन सा भाग अंडाशय की निकटतम होती है? इसका आंसर है इनफंडुबुलम। इनफंडुबुलम इनफंडुबुलम जो है वो फैलोपियन नलिका का जो भाग है वो अंडाशय के निकट होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है तो 14वें दिन। तो मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग कब होता है? लगभग 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। आइए अगला क्वेश्चन है,
शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है? तो एपिडिडाइमिस में शुक्राणुओं का परिपक्वन होगा। कहाँ पे? एपिडिडाइमिस नलिका में। ये अगला क्वेश्चन है, स्तनी शुक्राणु का क्या कुल पिकीड़ाओं का श्रावण कहता है जिसे सामूहिक रूप से स्पर्म लाइकन कहते हैं? तो एक्रोसोम का। किसका? एक्रोसोम का। अगला, फैलोपियन ट्यूब किसका भाग है? तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है यह फैलोपियन ट्यूब है, यह किसका भाग है? तो फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी का भाग होती है। किसका भाग होती है? अंडवाहिनी का भाग होती है। आइए अगला क्वेश्चन है, वृषण के खंडों में कौन सी नलिकाएं पाई जाती हैं? तो वृषण के खंडों में शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी नलिकाएं? शुक्रजन नलिकाएं वृषण के खंडों में पाई जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया किस में होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में होती है। अगला क्वेश्चन है, फीटस फीटस को पोषण कौन प्रदान करता है? तो इसको अपरा प्रदान करता है। कौन सा? अपरा। अपरा जो है वो मां के गर्भ से और शिशु को भोजन प्राप्त करवाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल द्वारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन स्रावित होता है। कौन सा? जो मादा लैंगिक जो हार्मोन्स हैं वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं, यही स्रावित होते हैं। अगला, मानव क्या है? मानव एक सजीव प्रजनक है। क्या है? सजीव प्रजनक है। अगला क्वेश्चन है, मानव में कौन सा निषेचन होता है? तो मानव में आंतरिक निषेचन होता है। अगला, नर एवं मादा युग्मक कैसे होते हैं? तो आगुरित होते हैं। कैसे होते हैं? आगुरित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, युग्मनज कैसा होता है? तो युग्मनज जो है वो द्विगुणित होता है। युग्मनज द्विगुणित होता है, नर और मादा युग्मक आगुरित होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृषण कहाँ स्थित होते हैं? तो मनुष्य में जो वृषण होते हैं वो स्क्रोटम में होते हैं। कहाँ? स्क्रोटम में होते हैं या वृषण कोश में पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, ब्लास्टोपोर पाया जाता है? तो ब्लास्टुला में ब्लास्टोपोर पाया जाता है। कहाँ पे? ब्लास्टुला में ब्लास्टोपोर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में भ्रूणीय झिल्ली की संख्या होती है? तो मनुष्य में भ्रूणीय झिल्ली की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। आइए अगला क्वेश्चन है, वृषण की किन कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? तो वृषण की जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, जो लीडिंग कोशिका होती है उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है नर हार्मोन होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, शिशु की लैंगिकता निर्धारित होती है? तो शिशु की जो लैंगिकता निर्धारित होती है वह नर युग्मक द्वारा निर्धारित होती है। नर युग्मक XY में जो Y होता है वही शिशु का लिंग निर्धारण करता है। आइए अगला क्वेश्चन है, ऋतु चक्र के दौरान गर्भाशय दीवार के विकास एवं सुव्यवस्थित रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है? तो ऋतु चक्र के दौरान गर्भाशय दीवार के विकास एवं सुव्यवस्थित रखने के लिए उत्तरदायी जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है। कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन उत्तरदायी होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, केवल सगर्भता की स्थिति में स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो उपयुक्त सभी। अरे जी, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लास्टोपुरा पाया जाता है? तो ब्लास्टोपुरा जो है वो गैस्ट्रुला में पाया जाता है। अगला, मनुष्य में अपरा होता है? तो मनुष्य में जो अपरा होता है वह डिम्बाव होता है। कैसा होता है? डिम्बाव होता है। आइए अगला क्वेश्चन है अपना, एमनियोन का कार्य है? तो एमनियोन का जो कार्य है वो भ्रूण की आघातों से सुरक्षा करना है। किसका? एमनियोन का जो कार्य होता है वो भ्रूण की आघातों से सुरक्षा करना होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, अंडाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो अंडाशय की जो आंतरिक परत है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम कहलाएगी। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, निषेचन से
शिशु जनन तक की अवधि को क्या कहते हैं? निषेचन से शिशु जन्म की अवधि को सगर्भता की अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सगर्भता की अवधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोस्टकोरम पर बनने वाली अंगुली नुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो यह जरायु अंकुरक, जरायु अंकुरक कहलाती हैं। क्या जरायु अंकुरक कहलाती हैं? या इन्हीं को हम कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरक पुट्टी का गर्भाशय दीवार से चिपकना क्या कहलाता है? तो जो कोरक पुट्टी है उसका गर्भाशय दीवार से चिपकना अंतरोपण कहलाता है। अंतरोपण कहलाता है, या इसको इंग्लिश में हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रसव किस क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है? तो प्रसव जो है वह है तंत्र अंतःस्रावी द्वारा प्रेरित होता है। तंत्री अंतःस्रावी द्वारा प्रेरित होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिन तक जो दूध निकलता है उसको हम प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं। प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं। जो स्टार्टिंग में दुग्ध श्रावण होता है उस दूध को हम प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के पश्चात फटी हुई गिराफी पुटक से कौन सी संरचना विकसित होती है? तो यह पीतपिंड विकसित होती है। कौन सी? पीतपिंड विकसित होती है। आइए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की आकारिकीय असमानताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भ्रूण की आकारिकीय असमानताओं का जो अध्ययन होता है वो टेरेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? टेरेटोलॉजी कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? तो 100 द्वितीयक कोशिकाओं, 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। आइए इस वीडियो में इतने ही ऑब्जेक्ट हैं। अगले ऑब्जेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे। जो ऑब्जेक्ट हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें और अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी सुदृढ़ इसी प्रकार से करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।